Hello everyone. Hope everybody is healthy and fine. So क्लास 12th एग्जामिनेशन का टाइम टेबल आपका आ चुका है और तैयारी में लोग लगे हुए हैं, राइट? विदेशी एकेडमी आप सभी के लिए लेकर के आया है मिशन 100 सीरीज, जिसके अंडर में हम क्लास 12th और 10th के लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट को लेकर के आपसे जुड़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, राइट, उन सभी क्वेश्चंस को हम विद आंसर्स क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ये मिशन, ये सीरीज हर एक सब्जेक्ट के लिए रहने वाली है और 10th और 12th बोर्ड के लिए रहने वाली है, तो जुड़े रहिए इस सीरीज के साथ में। तो सीरीज का नाम है मिशन 100 और इस बार अचीव करके ही रहेंगे हम 100 में से 100, राइट? सो बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12th के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियसली एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं, या फिर प्रीवाईक्यूज में अगर आप देखोगे तो भी आपको ये काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, राइट? सो बने रहिएगा क्लास में लास्ट तक और जबरदस्त तरीके से इसका रिवीजन करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, दैट इज गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ फ्लो कंसेप्ट। पहले हम समझेंगे फ्लो कंसेप्ट होता क्या। देखिए, एक हमने सीखा था स्टॉक कंसेप्ट और एक था फ्लो। Stock concept, that is the measurement of any quantity at a period of at a point of time, right? That is the stock concept. वही अगर हम बात करें फ्लो कंसेप्ट की, तो उसमें क्या सीखा था कि इट इज द मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी इन अ पीरियड ऑफ टाइम। अब वो पीरियड 1 मंथ भी हो सकता है, बाई मंथली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, डेली हो सकता है, दैट्स अ पीरियड, राइट? सो किसी भी क्वांटिटी को जब हम इन अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं वो फ्लो कहलाता है। तो फ्लो का ही आपको एग्जाम्पल पूछा है, एनी टू एग्जाम्पल। सो देखिए हमने लिखा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल द इनकम एंड द सेकंड वन इज योर सेविंग। दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर द फ्लो। ओके, नाउ हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफाइन स्टॉक्स। अच्छा, स्टॉक्स क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यही क्वेश्चन डिफरेंट लैंग्वेज में भी आ सकता है। क्या, गिव मीनिंग ऑफ स्टॉक वेरिएबल्स, कि आप यही बताइए कि भाई स्टॉक वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि इट इज द मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी और कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, दैट्स अ स्टॉक। सो हियर यू कैन सी stock variables are defined as any quantity measured at a particular point of time. This is very important, point of time, right? Number of machines in a plant or 31st March amount in the bank amount on 1st July। तो भाई सीधी सीधी बात है, यहां पर हम बात करें या तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कितनी प्लांट एंड मशीनरी अवेलेबल है किसी बिजनेस में, एक तो ये एग्जांपल हो सकता है, या फिर एक पर्टिकुलर डेट पर कितना अकाउंट में पैसा है, दैट कैन आल्सो बी एन एग्जांपल फॉर स्टॉक, राइट? Here we have question number 3, that is the define flows. Now what is flow? Flow is measurement of any commodity or quantity in a period of time, right? कि एक समय के अंतराल में जब आप देखते हैं कि कितनी कोई भी क्वांटिटी है, so that is the flow concept. So here we have flow variables are defined as any quantity measured per unit at a particular period of time. आगे बात, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां पर आपको पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आप मेजरमेंट देखते हैं, राइट? एग्जाम्पल, इनकम और एक्सपेंडिचर ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ 1 मंथ और 1 ईयर। ओके, नाउ द थर्ड वन इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज डिफाइन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कई बार हम सोचते हैं कि भाई पैसा कहीं पर हमने लगा दिया, दैट इज इन्वेस्टमेंट। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें या इकोनॉमिक्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट का थोड़े बड़े मायने होते हैं, और हम जब भी बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की तो हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं, राइट? So here we have the question, what is defined investment? So it is the process of capital formation by a firm or increase in the existing stock of capital। कि जैसे जैसे आपका स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ रहा है फॉर्म का, जैसे स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, एक प्लांट एंड मशीनरी था, अब 2 हुए, 2 से 4 हुए, मेरे पास एक व्हीकल था, 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, तो दैट इज द इंक्रीज, राइट? और इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिसका आउटपुट मुझे फ्यूचर में जाकर के मिलने वाला है, तो दैट इज द इन्वेस्टमेंट फॉर अ फर्म। देखिए, इस सीरीज में हम और भी चीजें आपसे डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो एक बात है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपसे डिस्कस करेंगे, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, ठीक है, चाहे बायो हो,
और इट विल बी पॉलिटिकल साइंस और एनी अदर सब्जेक्ट जो कि क्लास 12th में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आप असेस कर रहे हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स यहां पर कवर किए जाएंगे। ओके, साथ ही साथ इसमें आपको ब्लू प्रिंट भी बताया जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस किन चैप्टर्स पर आप ज्यादा ध्यान दें, ठीक है, किन चैप्टर्स में से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो भाई हर तरीके के क्वेश्चन हर चैप्टर में से नहीं आते हैं, राइट। और हम क्या करते हैं कि चैप्टर को पढ़ेंगे और हर तरीके के क्वेश्चन उसको याद करें, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना। जब हम मेहनत करेंगे सही डायरेक्शन में तभी एक अच्छा रिजल्ट आएगा और तभी आएंगे हमारे 100 में से 100, राइट। और यही मिशन को लेकर के हम विद्याश्री एकेडमी आपसे जुड़े हैं। नाउ define capital goods is our next question, that is the give the meaning of capital goods. The goods which are repeatedly used in the process of production and have high value are known as capital goods. देखिए ऐसे goods जो एक तो सबसे पहली बात थोड़ी हाई वैल्यू के हो, थोड़े ज्यादा वैल्यू के हो और जिन्हें हम रिपीटेडली प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं, राइट, ऐसे गुड्स को अपन कैपिटल गुड्स कहते हैं। अब जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, ये कैपिटल गुड में आती है। बात आती है कि सर क्या नट एंड बोल्ट जो प्लांट एंड मशीनरी में लगा होता है वो भी तो रिपीटेडली हम यूज कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है भाई कि हम जब जब प्रोडक्शन करेंगे तब तो हम नट एंड बोल्ट्स को चेंज करते हैं, नहीं, राइट। तो क्या नट एंड बोल्ट्स जो प्लांट एंड मशीनरी में यूज होता है क्या वो भी कैपिटल गुड में आएगा? बने रहिएगा इसी वीडियो के लास्ट तक, इसका आंसर आपको वीडियो में ही मिलेगा। ओके, तो हियर वी हैव द क्वेश्चन कि भाई दो चीजें जरूरी है किसी भी गुड के कैपिटल गुड होने में। सबसे पहला, इट शुड बी रिपीटेडली यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। सेकंड थिंग इज इसकी वैल्यू जो है वो नेग्लिजिबल नहीं होनी चाहिए, हाई वैल्यूड होनी चाहिए। सो दे आर द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर, एग्जांपल बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एटसेट्रा। दे हेल्प टू कन्वर्ट इंटरमीडिएट गुड्स इनटू फाइनल गुड्स, कि आप क्या कर रहे हैं इसको यूज करके फाइनल गुड्स बना रहे हैं, ठीक है। ये इंटरमीडिएट गुड्स को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने में काम में आता है। Here we have question number 6. Give two examples of intermediate goods. अब इंटरमीडिएट गुड्स के दो एग्जांपल्स आपको लेने। तो इंटरमीडिएट गुड्स होते क्या है? सबसे पहले तो भाई इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स जिनको हम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज करते हैं, राइट। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज किए जाते हैं, इन्हीं को कन्वर्ट किया जाता है फाइनल गुड्स में। लाइक ए चेयर, चेयर को बनाने के लिए जो वुड यूज की गई, जो नेल यूज किए गए, दैट नेल एंड वुड दैट इज एक्चुअली द इंटरमीडिएट गुड, राइट। तो आपको पूछे गए हैं इसके एग्जांपल। तो देखिए कार मैन्युफैक्चरिंग में जो स्टील यूज की गई, दैट कैन बी एन एग्जांपल फॉर इंटरमीडिएट गुड, एज वेल एज मोबाइल सेट परचेज बाय मोबाइल डीलर। सर अब मोबाइल तो फिनिश गुड्स है, राइट, मोबाइल तो भाई फिनिश गुड है और मोबाइल सेलर मोबाइल खरीद रहा है बेचने के लिए, या अगर मैं कहूं कि कोई शर्ट या पैंट बेचने वाला व्यक्ति खुद खरीद रहा है बेचने के लिए, तो ये तो सीधा सीधा इंटरमीडिएट गुड कैसे हुए? तो फाइनल गुड होना चाहिए। नहीं बेटा, क्या वो मोबाइल फोन वो मोबाइल सेलर खुद इस्तेमाल कर रहा है? नहीं, वो उसको यूज कर रहा है फर्दर रीसेल के लिए। तो ऐसे गुड्स जिन्हें हम रीसेल के लिए खरीदते हैं वो गुड्स भी एक्चुअल में इंटरमीडिएट गुड ही कहलाते हैं। ओके, Here we have next question, that is define consumption good. क्या होते हैं consumption good? देखिए consumption goods ये वो goods हैं जिनके end users households होते हैं, right? कौन होते हैं? Households. So आइए देखते हैं goods which are directly used for the satisfaction of human wants and which are not in the not used in the process of production of other goods are known as consumer goods. Consumption example ice cream, मिल्क कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड। तो ये सारे वो गुड्स हैं जिन्हें एक्चुअल में हम हाउस होल्ड ही यूज करते हैं अपने सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स के लिए, राइट। और ये इनमें फर्दर वैल्यू एडिशन नहीं होती, राइट। इनको हम एज अ फिनिश गुड्स ही यूज करते हैं। तो दीज आर कंजम्पशन गुड्स। ऐसे कंजम्पशन गुड्स एक्चुअल में चार तरीके के हो सकते हैं। ओके, इसको आप कंज्यूमर गुड्स भी बोल सकते हो, कंज्यूमर गुड्स कहें या कंजम्पशन गुड्स कहें। पहला हमने सीखा था इसमें, दैट इज द फिनिश, जो कि है हमारा ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, राइट, जिन्हें हम एक बार खरीदते हैं और ये कई सालों तक हमारे साथ में चलते रहते हैं। सेकंड इज द सेमी ड्यूरेबल। ओके, थर्ड वन इज नॉन ड्यूरेबल। सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स भी होते हैं ये, ठीक है, नॉन ड्यूरेबल। एंड फाइनली वी हैव
सर्विसेज, राइट। तो ये सब वो गुड्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं, ठीक है, और ये सारे कैटेगरी में आते हैं हमारे कंज्यूमर गुड्स की। फाइन, ओके। सो हियर वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। काफी बार रिपीटेडली पूछा गया है क्वेश्चन है। मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स studies economic problems at the level of an economy as a whole. It is the study of aggregates. तो भाई जब हम ओवरऑल इकोनॉमी की एक साथ स्टडी करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली ना करके ओवरऑल इकोनॉमी की एज अ होल हम स्टडी करते हैं, और दैट इज एक्चुअल द मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। और यही आपको यहां पर बताया गया है। रिपीटेडली आया हुआ क्वेश्चन है और काफी बार ये पूछा जाता है, लेकिन जनरली हम ऐसे छोटे क्वेश्चंस को इग्नोर कर जाते हैं, राइट, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, और यही क्वेश्चन है जो हमारे मार्क्स हटाते हैं। लेकिन यहां पर मिशन 100 में एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है बेटा, चाहे वो एमसीक्यू का क्वेश्चन हो, चाहे वो वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन हो, चाहे वो लॉन्ग आंसर्स हो, राइट, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। नाउ वी हैव डिफाइन फाइनल गुड्स। नाउ व्हाट इज फाइनल गुड? फाइनल गुड है क्या? फाइनल गुड्स वो गुड्स जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस कर चुके हैं, राइट, अब उसमें कोई भी फर्दर वैल्यू एडिशन नहीं होना, तो ऐसे गुड्स को अपन बोल देते हैं फाइनल गुड, राइट। देखिए एग्जांपल, आपको एक डेफिनेशन दे रखी है इसकी, द गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर द यूज बाय इट्स फाइनल यूजर्स आर नोन एज फाइनल गुड। एग्जांपल, क्लोथ्स, मिल्क कंज्यूम बाय अ कंज्यूमर। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो बन के तैयार हैं, बस इनको यूज करना बाकी है, तो इन सबको हम बोलते हैं फाइनल गुड्स, राइट। Here we have question number 10, that is define depreciation. क्या होता है depreciation? Okay, so we have already studied about this. Our previous question, that was the clothes consumed by or milk consumed by the consumer. That is also covered under this final goods, right? But if we talk about depreciation, what is depreciation? That is the reduction in the value of fixed assets. कैसे वैल्यू रिड्यूस हो सकती है भाई? कई सारी चीजें हैं, डेप्रिसिएशन में हम डिस्कस करेंगे। और तो फाइनल गुड्स की हमने बात की थी आपसे, तो फाइनल गुड्स वो गुड्स जिन्हें एंड यूजर के द्वारा फाइनली इस्तेमाल किया जा सकता है, which have crossed the boundary line of production. Those are known as the final good for the consumer, right? So here we have now define depreciation. What is depreciation? That is, it's the loss in the value of fixed assets in use on account of normal wear and tear, normal rate of accidental damages, and expected or foreseen obsolescence. Depreciation is also called consumption of fixed capital. Important है भाई, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये भी इसी का ही दूसरा नाम है डेप्रिसिएशन का। चीजों को जैसे जैसे आप इस्तेमाल करते हैं उनकी वैल्यू गिरती जाती है, और इसी वैल्यू के गिरने को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। बात आती है कि सर वैल्यू गिरती क्यों? दो मेन इंपॉर्टेंट कारण है। पहले तो नॉर्मल वियर एंड टियर, जैसे हम कहते हैं भाई हम यूज करेंगे तो घिसेगा प्रोडक्ट। सेकेंड होता है दैट इज द आउटडेट हो जाना, एंड दैट कम्स अंडर द ऑब्सोलेसेंस, राइट। सो ऐसे दोनों चीजों की वजह से जब भी वैल्यू में डिक्रीज होगा उसे हम क्या देते हैं? डेप्रिसिएशन। Here we have defined intermediate goods. That is the next question for us. So भाई कौन सा गुड हम इंटरमीडिएट गुड में ले रहे हैं? इंटरमीडिएट गुड्स वो है जिन्हें अभी फाइनली यूजर के द्वारा यूज नहीं किया जा सकता, अभी उसमें स्टिल वैल्यू एडिशन होना बाकी है। इट इज यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। So it says the goods purchased by a firm for the use in the process of production of other goods or for other purpose of reselling are known as the intermediate goods. जैसे हमने अभी बात की थी मोबाइल सेलर की, राइट, तो पर्पज ऑफ रीसेल वो मोबाइल खरीदा जा रहा था, उसके बाद में उसको रीसेल किया गया था, तो दैट इज वाई वो मोबाइल फोन डीलर के लिए मोबाइल फोन्स क्या थे? एक इंटरमीडिएट गुड्स थे, वो खुद नहीं यूज करते उसको। नाउ वी हैव डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। कैसे स्टॉक और क्या वेरिएबल्स में क्या फर्क है, आइए एक करके अपन डिस्कस करेंगे। सो इसके कई सारे तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक्स एंड फ्लो, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच, राइट, 1-2 एग्जांपल। ऐसे क्वेश्चन रिपीटेडली आए हुए हैं। नाउ हियर वी हैव द डिफरेंस। ऐसा जब भी डिफरेंस आ जाए बेटा तो हमेशा एक टेबल आपको क्रिएट करनी है डिफरेंसेस की। कभी भी डिफरेंस को पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखना, पहली बात तो ये ठान लो बेटा। तो हियर वी हैव बेसिस ऑफ डिफरेंस। सबसे पहले टाइम एलिमेंट कहता है इट रिलेट्स टू द पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक की बात जब भी करेंगे तो हम किसकी बात करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम की, लेकिन यहां पर क्या आ जाता है? पीरियड ऑफ टाइम। सेम विद डायमेंशन की बात करें तो इट इज
नॉट टाइम डायमेंशनल। टाइम डायमेंशनल नहीं है भैया, लेकिन जब भी हम बात करेंगे फ्लो की तो ये है पर आवर, मंथ या पर ईयर के बेसिस पर बनाया जाता है, राइट। तो दोनों में डिफरेंस है। नाउ वी हैव द इंपैक्ट। क्या इंपैक्ट है? सो इट इन्फ्लुएंसेस द फ्लो ग्रेटर। जितना ज्यादा फ्लो होगा उतना ज्यादा ही स्टॉक ऑफ कैपिटल हमारा होगा, राइट। लेकिन यहां पर क्या कहता है? इट इन्फ्लुएंसेस द स्टॉक। एग्जांपल, मंथली इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मंथली लीड टू एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी। तो यस डेफिनेटली फ्लो जब तक ज्यादा होगा स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक जब तक ज्यादा होगा फ्लो बढ़ेगा। तो ये दोनों चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। Here we have the concept. So it is a static concept, and but it is a dynamic concept. Now एग्जाम्पल इसका दे सकते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर डेट पर, जैसे 31 मार्च 2016 या 24 या 25 को जितना भी बैंक अकाउंट में पैसा है, तो हमने पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजरमेंट किया, राइट। वैसे ही हम यहां पर देखें तो नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग मंथ ऑफ मार्च 16। जब भी हम बात करते हैं पूरे मार्च 16 में कितने बच्चे पैदा हुए, तो दैट इज द नंबर ऑफ बर्थ्स। तो यहां पर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं कर रहे, पूरे मंथ की बात कर रहे हैं, एंड इसी को हम कहते हैं हमारा दैट इज द फ्लो कंसेप्ट। वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कैपिटल गुड्स? क्या होते हैं कैपिटल गुड्स? जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, लेकिन यहां पर एक चीज और पूछी है, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम कंजम्पशन गुड। कैसे वो कंजम्पशन गुड से डिफरेंट होते हैं? तो क्या है कैपिटल गुड्स? दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। यहां पर आ रहा है कि दे आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। एग्जांपल, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एटसेट्रा। दे हेल्प टू कन्वर्ट इंटरमीडिएट गुड्स इनटू फाइनल गुड्स, राइट। कि ये मदद करते हैं किसको? इंटरमीडिएट गुड को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। इजी क्वेश्चन। अब यहां पर आता है इसके डिफरेंसेस, कि किसी तरीके से डिफरेंसेस हैं। तो कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स में आपको डिफरेंसेस दे रखे हैं। सबसे पहला, दीज गुड्स आर परचेज बाय कंज्यूमर। अच्छा, कंज्यूमर गुड कौन परचेज कर रहा है? कंज्यूमर यानी हाउस होल्ड। लेकिन कैपिटल गुड्स कौन परचेज करता है? भाई जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स, ताकि वो फर्दर प्रोडक्शन उसका कर सके। Here we have यूज किसके द्वारा किया जाता है? दीज आर फॉर ओन यूज। ओन कौन यूज करता है? हाउस होल्ड, राइट। हाउस होल्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी यही यूज करता है कंज्यूमर गुड्स को। लेकिन यहां पर जब बात करें इसकी, तो इनको प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए यूज किया जाता है। इनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। यस, इसमें कंपैरेटिवली लेस डिमांड आपको देखने को मिलेगी, राइट। एग्जांपल्स है ब्रेड, बटर, जैम एक्सेट्रा, एंड हियर वी हैव मशीनरी, इक्विपमेंट एंड मेनी थिंग्स, राइट। तो ये सब चीजें इसमें आ सकती हैं। Here we have our next question, that is the which among the following are final goods and which are intermediate good? Give reason। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पेपर हम कहते हैं ना सर बड़ा हार्ड पेपर आता, बड़ा डिफिकल्ट। बेटा डिफिकल्ट नहीं था, कंसेप्ट बेस्ड पेपर जब आता है, कई बार हमें क्वेश्चंस जब समझ नहीं आते तो हमें वो डिफिकल्ट लगता है, राइट। तो इसलिए हमेशा कंसेप्ट को क्लियर रखिए, और इन्हीं कंसेप्ट को क्लियर करेंगे एक एक करके। तो देखिए कुछ इस तरीके से क्वेश्चन जब आते हैं तो हम कैसे उनको अटेम्प्ट करेंगे। हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा फाइनल गुड है और कौन सा इंटरमीडिएट गुड है, ये बताइए जी। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले बोला मिल्क परचेज बाय अ टी स्टॉल। भाई एक टी स्टॉल के द्वारा जो मिल्क परचेज किया गया, ऑब्वियसली वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए है। तो दैट विल बी डेफिनेटली एन इंटरमीडिएट गुड्स, राइट। Now here we have bus purchased by a school। क्या बस परचेज बाय स्कूल, स्कूल के द्वारा बस परचेज की गई, डेफिनेटली खुद तो यूज नहीं करेगी स्कूल, तो उसको जो है डेफिनेटली फर्दर स्कूल परचेज बस एज लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल प्रोडक्ट गुड, मेक इन्वेस्टमेंट फॉर द स्कूल फॉर दैट इज नॉट फॉर रीसेल, राइट। तो दैट इज एन इन्वेस्टमेंट बाय द स्कूल। और ये क्या है? एक तरीके का फाइनल गुड है। कैसा गुड है बेटा? फाइनल गुड। इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे। Now we have juice purchased by the student from school canteen is a final good। कि भाई एक कैंटीन के द्वारा, कैंटीन से जब जूस लिया गया, डेफिनेटली वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए है, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल गुड। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, और इनके रीजंस भी आपको देने होते हैं। Now we have next question for the day, that is the explain with the help of an example the basis of classifying goods into final goods and intermediate। कैसे हम फाइनली इंटरमीडिएट गुड्स एंड जो हमारा फाइनल गुड है उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या ऐसी चीज है जो इन दोनों को अलग करती है? तो देखिए बेटा, बेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द एंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट, गुड्स विच आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन सच एज रॉ मटेरियल, द गुड्स परचेज फॉर रीसेल आर नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। एग्जांपल, शर्ट परचेज बाय द फर्म रीसेल, दीज गुड्स आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। तो सीधा सीधा अगर हम देखें तो फाइनल गुड्स वो है
जो फर्दर प्रोडक्शन जिनका नहीं होगा किसी भी चीज का, फाइनल वो बन के तैयार है एंड यूज के लिए रेडी, आप उनको चाहिए, खरीदिए और इस्तेमाल कीजिए। इंटरमीडिएट गुड्स में अभी फर्दर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन होना बाकी है, वैल्यू एडिशन अभी होना बाकी है, राइट? तो ऐसे गुड्स को अपन इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो दिस इज द, अभी फाइनल बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने क्रॉस नहीं की है, दैट इज द इंटरमीडिएट गुड। लेकिन ऐसे गुड जिन्होंने फाइनल बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस कर दी है, एंड यूजर के द्वारा रेडी है इस्तेमाल करने के लिए, दैट इज द फाइनल गुड। ओके, question number 16, distinguish between final goods and intermediate goods, give an example that we have already discussed। अब इसी को हम ऐसे टेबल फॉर्म में भी कर सकते हैं, जैसे हम दोनों तरीके से हमने देखा, पैराग्राफ एंड टेबलर फॉर्म में। पर्पस, प्रोडक्शन बाउंड्री, राइट? तो प्रोडक्शन बाउंड्री में क्या बोला अपन ने कि ये अभी तक बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं करे हैं, दैट इज इंटरमीडिएट गुड। लेकिन जब इनकी बात करें तो ये ऑलरेडी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके हैं। देखिए यहां पर एक बेसिस ऑफ डिफरेंस का आपको कॉलम दिख रहा है वाला, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप डिफरेंसेस दे रहे हो तो बेसिस ऑफ डिफरेंस आप जरूर दीजिए, राइट? ऐसा करना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए ये पॉइंटर्स होते हैं, हाइलाइट्स होते हैं। अगर क्वेश्चन में आप इतना ज्यादा इन चीजों को ऐड करेंगे, क्वेश्चन आंसर आपको उतना ही बढ़िया लगेगा, राइट? और मेनली एग्जामिनर को हम जितना ज्यादा ईज इन चेकिंग करेंगे उतने ही ज्यादा बेटर हमें मार्क्स आने की उम्मीद होती है बेटा, राइट? सो हियर वी हैव एग्जांपल्स इनिकेट। सबसे पहला एग्जांपल है स्टील यूज इन द प्रोसेस ऑफ in the production of cars. Second is the sugar used in the making of candies. Final user, okay, now so there we have microwave oven sold to consumers and mixer grinder sold to consumers, right? Next question for the day, that is the explain the circular flow of income। क्या होता है circular flow of income? दो मेनली लोग इसमें इन्वॉल्व है, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रेवल करता है, कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे गुड्स ट्रांसफर होते हैं, वही सब चीजें लेकर के आता है ये क्वेश्चन आपका। तो इट सेज, इसको पहले अपन एक डायग्राम से बनाते हैं डेफिनेटली, राइट? एक डायग्राम आपको यहां पर दिख भी रहा है, इसको समझते हैं। देखिए दो हमारे सेक्टर्स हैं, पहला है हाउस होल्ड सेक्टर एंड सेकंड इज द प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर को अपन ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं, राइट? सो दैट इज वाई जितना भी हाउस होल्ड है वो क्या देता है? फैक्टर सर्विसेज। क्या देता है जी? फॉर्म को फैक्टर सर्विसेज। नाउ व्हाट आर फैक्टर सर्विसेज? तो आइए समझते हैं। चाहे हो लैंड, चाहे हो लेबर, या फिर हो कैपिटल, या फिर हो एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब चीजें आती हैं आपकी सीधा सीधा फैक्टर सर्विसेज में, राइट? और फैक्टर सर्विसेज जब दी तो इसके बदले में फॉर्म्स हाउस होल्ड को क्या देंगे? डेफिनेटली फैक्टर पेमेंट्स देंगे। फैक्टर पेमेंट्स में क्या क्या आते हैं वो भी समझ लेते हैं। इसमें आते हैं जी रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट्स, राइट? ये बदले में मिलता है किसके? फैक्टर सर्विसेज के। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? सो अब इन सब के चलते फैक्टर पेमेंट्स हो गए भाई, इन सर्विसेज को यूज करके प्रोड्यूसर क्या करेगा? फॉर्म्स करेगी भाई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस और देंगे किसको? हाउस होल्ड को। जैसे ही हाउस होल्ड को गुड मिला, डेफिनेटली बदले में हाउस होल्ड ने क्या दिया होगा? हाउस होल्ड ने दिया क्या बेटे? दैट इज द एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? तो एक सर्कुलर फ्लो इसको कहते हैं, क्योंकि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ कोई नहीं कह सकता इसके बारे में। इट्स अ प्रोसेस, राइट? जो कि सर्कुलर फ्लो कहलाता है। तो आइए इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द अनएंडिंग फ्लोज। आगे बात अनएंडिंग, कभी ना खत्म होने वाला ये फ्लो है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इनकम एक्सपेंडिचर in an economy. It shows the redistribution of income in a circular manner between production units, firm and household. It can be better understood with the given diagram that we have already discussed, right? ये है diagram. Now let's move to the question number 18. Question number 18 for the day, that is define intermediate goods and final goods. Okay, intermediate goods, final goods that we have already discussed. ये आपको इसका एक्सप्लेनेशन यहां पर है।
यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए इनको ये करके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 में गिव रीजंस एंड कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू स्टॉक एंड फ्लो। इनको स्टॉक एंड फ्लो में आपको कैटेगराइज करना है। देखिए क्या होता है स्टॉक, क्या है फ्लो। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या है? इट इज अ मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट बिकॉज इट इज मेजर्ड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक समय में जब हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज का, जैसे कैपिटल है, तो वो भी क्या है, एक तरीके का हमारा सीधा सीधा स्टॉक कंसेप्ट है, राइट, क्योंकि हम इसको पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर कर रहे हैं। सेकंड थिंग इज द सेविंग। व्हाट इज सेविंग? सो इट इज द सप्लाईज ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन। इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। क्या है ये? एक फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि हम इसे पीरियड ऑफ टाइम मेजर कर रहे हैं। और हम बात करें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, क्वेश्चन आया था, रिपीटेडली आता है, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? सो इट इज अ फ्लो दैट इट इज the market value of final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of time। तो ये कौन सा कंसेप्ट हो गया? इट इज ऑल्सो अ फ्लो कंसेप्ट, क्योंकि यहां पर क्या आ गया? पीरियड ऑफ टाइम आ गया। ओके, नाउ द वेल्थ। वेल्थ इज द स्टॉक कंसेप्ट। भाई कितना धन संपत्ति आपके पास में एक समय पर अवेलेबल है, दैट इज एक्चुअली अ फ्लो कंसेप्ट, राइट। तो सॉरी, दैट्स अ स्टॉक कंसेप्ट, राइट। सो कितना अमाउंट आपके पास एट अ पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक अवेलेबल है, दैट्स अ स्टॉक कंसेप्ट। Question number 20 says, should the following be treated as final expenditure or intermediate expenditure? Reason एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले परचेज ऑफ फर्नीचर बाय अ फर्म, ये क्या है? क्या ये फाइनल एक्सपेंडिचर है या फिर एक इंटरमीडिएट है? तो भाई सीधी सीधी बात है, किसी फर्म ने अगर एक्सपेंडिचर खरीदा तो एक लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदा, राइट। रीसेल के लिए नहीं लिया, तो रीसेल के लिए नहीं लिया, दैट इज इट्स अ फाइनल गुड। सेम द एक्सपेंडिचर ऑफ मेंटेनेंस बाय द फर्म। अब मेंटेनेंस में अगर कोई भी फर्म खर्चा कर रही है, तो ऐसे खर्चे को हम किस में लेंगे? बाय अ फर्म इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर में, क्योंकि अभी उससे फर्दर ये रिपीटेडली होने वाला खर्चा है, राइट, और अभी इससे बेनिफिट होना बाकी है, तो दैट इज एन इंटरमीडिएट, ओके, एक्सपेंडिचर। देन वी आर 21 रीजंस फर्दर। फर्नीचर परचेज बाय द स्कूल। स्कूल के द्वारा अगर कोई फर्नीचर खरीदा गया, तो क्या है ये? क्या ये एक इंटरमीडिएट गुड है या फिर फाइनल गुड है? डेफिनेटली ये एक इंटरमीडिएट है। क्यों? क्योंकि एज एन सॉरी दैट वी कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। जैसे हम किस की तरह लेंगे? इन्वेस्टमेंट की तरह लिया जा सकता है। तो लिखा है इसमें लॉन्ग पे यूज एंड इट कैन बी अ फाइनल गुड ओनली। सो हियर वी हैव चॉक्स, डस्टर एटसेट्रा परचेज बाय द स्कूल। ये क्वेश्चन रिपीटेडली आया हुआ एग्जाम में, ध्यान से देखेंगे। तो चॉक्स, डस्टर एटसेट्रा आर परचेज बाय स्कूल फॉर यूज इन देयर डे टू डे वर्क। दिस इज मेंट फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। और जो भी फर्दर प्रोडक्शन में यूज किया जाएगा उसे हम इंटरमीडिएट बोल देंगे, राइट। Give reasons and identify whether the following are final expenditure or intermediate expenditure. Again, we have one more question. Expenditure on maintenance of an office building. भाई किसी भी ऑफिस बिल्डिंग की मेंटेनेंस के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्या है वो? एक्सपेंडिचर ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ मशीन हो गया। क्या है ये सब चीजें? आइए करके डिस्कस करेंगे। तो वो एक्सपेंडिचर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर होगा ये। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली अभी इससे फर्दर बेनिफिट्स लेना बाकी है। तो जब जब जिन जिन चीजों से फर्दर बेनिफिट्स आने बाकी हैं, वो इंटरमीडिएट गुड्स में ही आएंगे। ओके, वही अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर ऑफ द इंप्रूवमेंट ऑफ मशीन इन अ फैक्ट्री, तो फाइनल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये रिपीटेडली होने वाला नहीं है, राइट। तो इट्स अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। Give reasons classify following as the intermediate products and final products. Again we have question. तो कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस, कि भाई कंप्यूटर जो इंस्टॉल किए जाते हैं ऑफिस में, क्या ये फाइनल गुड है? आइए पढ़ते हैं। सो ऑफिस बाय कंप्यूटर लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल प्रोडक्शन, दैट्स एन इन्वेस्टमेंट फॉर देम, दैट इज बाय इट्स अ फाइनल गुड फॉर देम। नाउ वी हैव मोबाइल सेट परचेज बाय द मोबाइल डीलर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट्स एन इंटरमीडिएट गुड फॉर द कंज्यूमर। क्यों भाई? क्योंकि इसको हम रीसेल के लिए यूज कर रहे हैं, खुद यूज नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। Now we have question number 24. Give reasons and categories falling into stock and flow. Profits क्या है? Capital क्या है? Savings है? ये सब क्या है? So profits definitely क्या है? Stock है। So these are flow variables. Profits क्या है? These are flow variable. क्योंकि हम इसे एज अ पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं कि भाई साल 2021-22 में, 23-24 में, 25-26 में कितना प्रॉफिट, एज अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करने वाला जो भी चीज है उसको अपन फ्लो कंसेप्ट में लेते हैं। Here we have capital. It's a man-made means of production. It is stock concept, क्योंकि हम इसे in a period of time नहीं, at a point of time measure करते हैं. Okay, that is why we have discussed it. Okay, now savings क्या है? Surplus of income over consumption. It is flow concept, क्योंकि it is also made, इसको मेजर किसमें किया जाता है ना? पीरियड ऑफ टाइम में।
और ये होता क्या है सेविंग्स, द पार्ट ऑफ इनकम विच इज अनस्पेंट दैट इज सेविंग, राइट? Here we have balance in bank account. क्या है balance in bank account? So this is stock variable which is measured on a specific date, that is point of time. Now question number 25 we have. So आशा करते हैं भाई अच्छे से अभी तक क्वेश्चन जितने भी हमने डिस्कस करे वो अच्छे से समझ आ रहे होंगे आपको। कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस को, राइट? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इनको पढ़ते रहिए, ये रिपीटेडली आए हुए क्वेश्चन है आपके लिए। So give reasons to categorize the following into stock and flow. So losses अगर है, capital we have already discussed, right? So losses, there are flows, they are measured over a period of time. So period of time में जब भी होगा, that's a flow concept. Then we have production, capital we have already discussed. The flow concept as it's measured over a period of time. ठीक है? Then we have wealth. Wealth को आप एक point of time measure करते हो, that is why it's a stock concept. Now question number 26 we have give reasons classify the following in an इंटरमीडिएट गुड्स। सो मशीन परचेज बाय डीलर ऑफ मशीन्स। अब डीलर ऑफ मशीन अगर कोई चीज परचेज कर रहा है तो डेफिनेटली खुद तो यूज नहीं करेगा, उसको फर्दर रीसेल करेगा। तो ऐसे गुड्स जिनको रीसेल में आप यूज कर रहे हो फर्दर प्रोडक्शन के लिए या फिर आप उनसे प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उनको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, राइट? द सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो। नाउ वी हैव कार परचेज बाय हाउस होल्ड। अब कार परचेज की फाइनल गुड्स, क्यों भाई? क्योंकि वो खुद उसको इस्तेमाल करने वाला है, उससे कोई फर्दर प्रोडक्शन में नहीं यूज करने वाला है, और दैट इज व्हाई इट्स अ फाइनल गुड फॉर द कंज्यूमर। ओके, सो यस डेफिनेटली वी हैव क्वेश्चन नंबर 27 फॉर द डे, दैट इज व्हाट आर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई डायरेक्ट टैक्स तो वो टैक्स जिसका बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट नहीं किया जा सकता, जिस पर वो टैक्स लिवाए होगा उसी को वो टैक्स पे करना, दैट्स एन डायरेक्ट टैक्स, राइट? So direct tax are the taxes that are paid to the government by the taxpayer. It is a tax that is applied in the individuals and establishments paid by the government. इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, these are the examples for this, right? Now we have the next question, that is indirect taxes क्या होते हैं? So yes, definitely the burden of which can be shifted to any other person, that is GST है, that is an indirect tax. So indirect taxes are applied to the production or sale of goods and services. These are originally paid to the government by an agent who then adds the amount of the tax fund to the value of the goods and services and passes to the total amount of the end user. Right? That we have already told you. So yes, definitely. ये है आज के क्वेश्चंस जो हमने आज डिस्कस किए। तो आई होप इन क्वेश्चन से आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी जो भी हमने रिवाइज किया। आगे भी चैप्टर्स कई सारे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, माइक्रो इकोनॉमिक्स के, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे एंड अदर सब्जेक्ट्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सो इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कीजिए और वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। और मिशन 100 इस बार हम बिल्कुल 100 में से 100 मार्क्स ला करके रहेंगे और उसी मिशन 100 के चलते सीरीज में आप हमारे साथ एंड तक बने रहेंगे। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप डूइंग, ऑल द वेरी बेस्ट।